स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, हम लोग अपने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे थे, आज हमारी उसकी दूसरी क्लास होगी। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे अपसौर भी कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ आपका चक्कर लगाती है, और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट पहुंचती है ना, तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है? तो जब निकट रहेगी ना, तो उसको कहा जाता है क्या? उसको कहते हैं उपसौर। और जब सबसे दूर होती है तो इस घटना को कहते हैं क्या? इस घटना को कहते हैं हम लोग अपसौर। ध्यान रखिएगा इस बात को। अपसौर की घटना जो होती है, ये होती है आपकी 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और उपसौर की घटना होती है आपकी 3 जनवरी को। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। जब मिलन हुआ तो वो 3 जनवरी थी, और जब जुदाई आया तो वो आपका 4 जुलाई आ गया। तो उपसौर और अपसौर, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को कहा जाता है। जब भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब भी हमारे बजट में खर्च क्या हो जाए, तो खर्च आपका हो जाए ज़्यादा, और बच्चा जो सरकार की आय है वो आय हो जाए कम, तो आप इसको क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे क्या? घाटा? या फिर सरप्लस कहेंगे, पैसा बच रहा है? या फिर सरकार रिजर्व करके रखी है? या डेप्ट कहेंगे? तो बच्चों, ऐसी परिस्थिति को हमेशा याद रखिएगा, क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 3 तरह के घाटा होते हैं बजट में। एक होता है आपका, ध्यान रखिएगा, जिसको कहा जाता है प्राथमिक घाटा। एक होता है आपका जिसको आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। और एक घाटा होता है बच्चों जिसको हम लोग बजट में कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो ये 3 तरह के घाटे हैं आपके बजट में, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना को क्या कहते हैं? तो जब भी प्रकाश, मान लीजिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, तो प्रकाश का जो पथ होगा वो चेंज हो जाता है, और इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऑप्शन डी, जिसको आप लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो बच्चों, बौद्ध स्तूप की बात कर रहा है। स्तूप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो बौद्ध स्तूप में जो चारों तरफ पैदल मार्ग बना होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसको ध्यान रखिएगा, मेधी कहा जाता है बच्चों। इसका जो केंद्रीय स्तंभ होता है, केंद्रीय स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? छत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं? छत्र। तो जो बौद्ध स्तूप में केंद्रीय स्तंभ होता है उसको कहा जाता है छत्र। ये जो आपका गोलाकार आकृति है ना, इसी को अंडा कहा जाता है। और बच्चों, जो इसमें प्रवेश द्वार होता है, तो प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के तट पर? तो ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी के तट पर। अच्छा जी, सवाल बनता है, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने प्रथम उपदेश आपका दिया था कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा क्या है? तो भाषा है उनकी पाली। और बौद्ध ग्रंथों में आपके त्रिपिटक बड़ा फेमस है, इनको ध्यान रखिएगा, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया।
प्रस्तावना की बात कर रहा है बच्चों। तो एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, 13 दिसंबर 1946 ये डेट, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान में क्या प्रस्ताव रखा था, तो जिसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, या आप लोग ऑब्जेक्टिव मोशन के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। अच्छा जी, प्रस्तावना के रूप में कब इसको स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, तो प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ये सवाल बनता है बच्चों। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था किसने, तो उनका नाम याद रखिएगा, जिनका नाम था ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा था, तो ठाकुर दास भार्गव ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। अच्छा जी, इसके बाद एक केस होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिस केस का नाम है वेरुवादी वाद। और इस वेरुवादी वाद में कहा गया, ये 1960 का है वेरुवादी वाद, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आगे चल करके आपका एक केस हुआ बच्चों, जिसको कहते हैं केशवानंद भारती केस, और ये केस है आपका 1973 का, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है आपका, जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, यह आपका 1976 में हुआ था बच्चों। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द था आपका जिसका नाम है समाजवादी, एक शब्द था आपका जिसको आप लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द था आपका जिसको आप लोग कहते हैं अखंडता। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, तो देखिए, प्रभुत्व संपन्न है, न्याय है, बंधुता है, लेकिन इसमें संघवाद शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था। बहुत बढ़िया, भारत में पहले संविधान सभा चुनाव की बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा 1895 में संविधान सभा की मांग की थी किसने, तो तिलक जी ने। उन्होंने एक विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक, उसी में मांग की थी। उसके बाद 1934 में अंग्रेजों से प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी किसने, तो नाम था उनका एम.एन. रॉय। यह आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, एम.एन. रॉय वाला। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन भारत आता है। कब आता है भारत में कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आपका भारत में आता है मार्च 1946 में। और इसने कहा कि हम भारत में चुनाव कराएंगे। कुल कितनी सीटों पर चुनाव होने थे, तो याद रखिएगा 389 सीटों पर चुनाव होने थे, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी प्रांत, और 93 सीटें दी गई थी किसको, देसी रियासतों को। चुनाव कब हुए, तो चुनाव हुए आपके जुलाई अगस्त 1946 में। ध्यान रखिएगा 1946 आपका आंसर होगा। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, और मात्र एक मुस्लिम महिला कौन थी, तो उनका नाम याद रखिएगा बेगम अयाज रसूल। क्या नाम है बच्चा, तो बेगम अयाज रसूल, ये आपके मात्र एक मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। अगला देखिए, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। 1817 की बात कर रहा है, तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर। तो ये सिद्धांत दिया था बच्चों आपके डेविड रिकार्डो ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। होता क्या है बच्चों, जब किसी एक देश के श्रमिक जाते हैं किसी दूसरे देश में और वहाँ जा कर के वहाँ के श्रमिकों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को देख करके इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। नाम था इनका डेविड रिकार्डो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, जागोई
और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं? क्या बोला? जागोई और चोलोम। अगर इनकी बात की जाए बच्चों तो ये आपके मणिपुरी नृत्य शैली से हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, मणिपुरी नृत्य शैली को अगर हम देखें तो इसमें आपको एक रसक देखने को मिलता है जिसका नाम है क्या? दंड रसक। इसी में आपको मिलता है क्या? ताल रसक। ध्यान रखिएगा, ये सब मणिपुरी नृत्य शैलियां हैं। ताल रसक हो गया, दंड रसक हो गया, यहीं पर आपको देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है मंडल रसक। तो दंड रसक, ताल रसक और मंडल रसक ये मणिपुरी नृत्य शैलियां हैं बच्चों। अच्छा जी, ये जो भरतनाट्यम है आपका, ये भगवान शिव से संबंधित है और ये आपके तमिलनाडु का है। ओडिसी, तो ये तो आपको पता ही है कहाँ का है ओडिसी? उड़ीसा का हो जाएगा। अच्छा जी, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम ये आपका केरल का है। और मोहिनी अट्टम किस भगवान से संबंधित है? तो याद रखिएगा, भगवान विष्णु से संबंधित है बच्चों। अच्छा, मणिपुरी को देखेंगे तो भगवान कृष्ण और राधा का यहाँ पर प्रेम कहानी आपको इसमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक असम का नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया, और सत्रिया में देखेंगे तो भगवान कृष्ण का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। कथकली, जो आपका कथकली है उसमें भी भगवान किसका? कृष्ण भगवान का रूप देखने को मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? कहाँ से बोल रहा है? कथक नृत्य शैली का घराना आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो आपका जयपुर घराना है ये कथक नृत्य शैली से है, बनारस भी है, रायगढ़ भी है। इलाहाबाद घराना नहीं है बच्चों, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, जयपुर घराने के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम याद रखिएगा, भानुजी महाराज। क्या नाम है? भानुजी महाराज। अच्छा जी, बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो इनका भी नाम याद रखिएगा, नाम है इनका पंडित राम सहाय। क्या नाम है बच्चा? पंडित राम सहाय। और रायगढ़ घराना की बात करें तो इनका नाम याद रखिएगा, राजा चक्रधर सिंह। क्या नाम था? राजा चक्रधर सिंह। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। फरवरी 2024 को किस राज्य में अडकल पोंगला उत्सव का आयोजन किया गया? बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग पोंगला देख करके कुछ अनुमान लगा पा रहे हो तो बताइए क्या होगा राइट उत्तर? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके केरल से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ध्यान से समझिएगा जरा। वहीं पर एक मंदिर है बच्चों जिसका नाम है अटुकल भगवती मंदिर। क्या नाम है बच्चा? अटुकल भगवती मंदिर। और ये जो अटुकल भगवती मंदिर है बच्चों, इसको याद रखिएगा, महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहा जाता है। महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहा जाता है अटुकल भगवती मंदिर को। और यहीं पर यह उत्सव मनाया जाता है अडकल पोंगला। ध्यान रखिएगा, खीर चढ़ाया जाता है यहाँ पर। ये जो पोंगला है ना, इसका मतलब होता है उबालना। क्या मतलब होता है बच्चा? ध्यान रखिएगा, उबालना। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। हाल ही में किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। रामसर साइट क्या होते हैं बच्चों? तो रामसर साइट होती हैं आपकी आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमियों को ही क्या घोषित किया जाता है? रामसर साइट घोषित किया जाता है। सर, ये आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं? तो ऐसा जमीन जो वर्ष में एक पूरा सीजन या पूरे वर्ष पानी से घिरा रहता है उसको हम लोग आर्द्र भूमियाँ कहते हैं। अच्छा जी, रामसर एक शहर का नाम है और ये कहाँ का शहर है? ईरान का शहर है। यहीं पर 1971 में एक समझौता हुआ जिसे रामसर समझौता कहा गया और तब से रामसर साइट घोषित किए जाते हैं पूरे विश्व में। भारत में अगर देखेंगे तो वर्तमान समय में टोटल 82 रामसर साइट हैं बच्चों। और ये जो नागी पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका 81वां रामसर साइट था। और 82वां कौन सा था? तो 82वां था आपका, ध्यान से समझ लीजिएगा, नाम है उसका नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो नागी और नकटी ये दोनों बिहार के हैं बच्चों। और याद रखिएगा,
वर्तमान समय में टोटल 42 हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट ये आपको तमिलनाडु में मिलेंगे 16, और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश जहाँ पर मिलेंगे आपको 10। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तो वो आपके यूनाइटेड किंगडम में है, ध्यान रखिएगा 175। बहुत बढ़िया। और दूसरे नंबर पे आता है किसका नंबर, तो मैक्सिको का, मैक्सिको में है आपके 144। भारत का स्थान चीन के साथ तीसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में, जहां पर 82 रामसर साइट हैं। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है बच्चों। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था। क्या बोला, मेगस्थनीज की बात कर रहा है बच्चों। तो देखिए 305 बीसी में एक युद्ध हुआ था बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। तो जीतने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था बच्चों, नाम था हेलेना, इसका विवाह हो गया था किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। 4 आपके जो एरिया थे वो मिले थे किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। एक था काबुल, एक था आपका गंधार, एक था आपका हेरात, और एक था आपका बच्चों जिसको कहते हैं आप लोग मकरान। बहुत बढ़िया। मेगस्थनीज आया इनके दरबार में और इसने एक ग्रंथ लिखा था बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिस ग्रंथ का नाम क्या है, इंडिका। और इसी ग्रंथ में, इंडिका में ही पाटलिपुत्र का नाम आपको क्या मिलता है, तो ध्यान रखिएगा पोलीब्रोथा। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। क्या बोल रहा है, गणतंत्र की अवधारणा। अच्छा जी, देखिए ये जो जापान है, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया बच्चा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची। क्या लिया है बच्चा, समवर्ती सूची। और आपके प्रस्तावना की भाषा, ये दोनों हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रांस के संविधान से अगर हम देखें तो गणतंत्र की अवधारणा हमने यहीं से ली है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जर्मनी से क्या लिया है हमने, तो जर्मनी से लिया है बच्चों, याद रखिएगा, जिसको कहते हैं आपातकालीन प्रावधान, जो आपका इमरजेंसी लगाया जाता है, वही बच्चों हमने लिया है कहाँ से, जर्मनी से। अगला देखिए, के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद से संबंधित है। बच्चों के ए नजीब ये बड़ा फेमस केस है बच्चों। ये हुआ था कब, तो ये आपका 1950 का केस है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये आपके जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट होगा। और इसी के विपरीत एक मामला हुआ था बच्चों, जो था आपका मेनका गांधी केस। याद रखिएगा, मेनका गांधी केस आपका कब का है, तो ये आपका 1978 का है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर विदेश जाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 क्या है, तो ये आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। और अनुच्छेद 19 क्या है, तो अनुच्छेद 19 है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया। आगे आइए, क्षुद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। बात कर रहा है बच्चों एस्टेरॉयड बेल्ट की। अच्छा जी, याद रखिएगा, जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं ना बच्चों, ये आपके आंतरिक ग्रह को अलग करते हैं किससे, तो आंतरिक ग्रह को अलग करते हैं आपके जो बाह्य ग्रह होते हैं उनसे। जो आंतरिक ग्रह हैं वो आपके 4 हैं। एक है आपका कौन, बुध, एक है आपका कौन, शुक्र, फिर पृथ्वी और आपका मंगल। ये आपके कौन से हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। फिर आपका बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, ये आपके क्या हैं,
ये आपके बच्चों बाह्य ग्रह हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और किन के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह पेटी? तो राइट उत्तर होगा आपका मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा बच्चों। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का क्या अर्थ होता है? किसके लेखांकन में? राष्ट्रीय आय, है ना। तो भारत के राष्ट्रीय आय में अगर आप जीवीए को देखेंगे ना बच्चों, तो इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, जीवीए निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या? जीवीए इज इक्वल टू होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो आपका जीडीपी होता है उसमें आप क्या कर दीजिए, जितना भी आप उत्पाद करते हैं तो उत्पादों पर जो आपका सब्सिडी लगाया जाता है ना, तो उत्पादों पर सब्सिडी माइनस आप उत्पाद शुल्क, जो आपका उत्पाद शुल्क होता है उसको आप घटा दीजिए, यही निकल करके आता है आपका क्या? जीवीए। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का मिश्रण है? सोने और चांदी का मिश्रण कौन सी धातु है? तो राइट उत्तर होगा आपका क्या? इसी को तो आप लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रम, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? क्या बोल रहा है? मृणालिनी साराभाई। तो इनकी अगर बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा ये भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। यक्षगान की बात करें बच्चों, तो ये कहाँ का है? तो यक्षगान आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में। भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। अच्छा जी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये आपका आंध्र प्रदेश का है बच्चों, कुचिपुड़ी। अच्छा जी, बताइए कथक कहाँ का है? तो कथक आपका यूपी का है, बहुत बढ़िया। और कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका याद रखिएगा बच्चों केरल का है बच्चों। और ये जो मृणालिनी साराभाई हैं, इनको 1992 में 1992 में क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या बोला? उस्ताद सफात अहमद खान। तो इनकी बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा ये आपके दिल्ली घराने से संबंधित हैं और ये तबला वादक हुआ करते थे बच्चों। 2003 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कब मिला? 2003 में। उस्ताद अल्लाह राखा खां, इनका संबंध किससे है? उस्ताद अल्लाह राखा खां का, तो ये भी याद रखिएगा तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन, वो भी आपके तबला वादक हैं, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो बच्चों अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव को देखें तो ध्यान रखिएगा ये किसके लिए होता है? तो जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, तो दिव्यांग लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए बच्चों ये आपका महोत्सव आयोजित होता है आपके कहाँ पर? गोवा में, ध्यान रखिएगा। और ये आपका 8 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था गोवा में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। गोवा में ही आपको एक उत्सव देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है सिग्मो उत्सव। गोवा में ही एक और उत्सव मिलता है बच्चों जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, साओ जोआओ उत्सव भी कहाँ का है? ये भी आपके गोवा का है, ध्यान रखिएगा इसको भी, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरीग्रीन-1 लॉन्च किया है? तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पेरीग्रीन-1 ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। थैंक यू सो मच।